हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपने डीपीपी नंबर ऑफ सेकंड में चलते हैं। पहला ऑफ क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जैसे इसमें बोल रहा है कि इन आइसोसेलेस रिजिड ट्रायंगल ए बी सी ऑफ साइड 6 मीटर 5 मीटर एंड 5 मीटर इज लाइंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू 1 टेस्ला डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप एज shown in figure. The loop is pulled out at constant velocity v is equal to 1 meter per second as shown in figure. Initially, vertex A is at distance 1 meter from the boundary of a magnetic field. Draw the graph of induced EMF in the loop as function of time. तो देखो इस क्वेश्चन में ये बोला है कि मेरे पास एक ऐसा आइसोसेलेस ऑफ ट्रायंगल है जहां पे मेरे पास आइसोसेलेस नहीं है, हाँ सॉरी आइसोसेलेस ऑफ रिजिड ट्रायंगल है जिसके थ्री ऑफ साइड्स है, वन साइड की लेंथ ऑफ 6 मीटर, रिमेनिंग ऑफ टू साइड्स की 5 मीटर, एक लास्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है से जस्ट ऑफ ये कितना 1 मीटर ऑफ पहले इसके एंडिंग से रखा हुआ है। ठीक है, और ये किस वेलोसिटी से चल रहा है? 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रहा है। यहाँ तक भी ठीक है। अब इसके वर्टेक्स ऑफ मतलब इसके इस साइड की जो लेंथ ऑफ है क्वेश्चन में मेंशन ही है 4 मीटर। अगर फॉर एग्जांपल अगर नहीं भी मेंशन होता कि ये लेंथ ऑफ 4 मीटर है तब भी आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते थे। कैसे? आप देखो, अगर आप ये काउंटिंग करो कि ये लेंथ ऑफ मेरे पास कैसा एक लाइन ऑफ ड्रॉ करो कि जो किस पे बीसी पे परपेंडिकुलर जो इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो तो ये लेंथ 3 हो जाती, ये लेंथ भी 3 हो जाती। तो एक साइड ऑफ ये परपेंडिकुलर हो जाता, ये हाइपोटेनस 5 होता तो ये लेंथ ऑफ 4 मीटर आ जाती, तो ये आ जाता। इसका हमें कोई समस्या ही नहीं। लेकिन आप अगर देखो कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक एरिया कंप्लीटली प्रेजेंट है और वो एक अगर मोशंस कर भी रही है इस डायरेक्शंस पे, तो इस पूरे मोशंस पे आप ये बताओ कहीं पर भी मेरे पास फ्लक्स में कोई चेंजेस होगा? अगर फ्लक्स में चेंजेस नहीं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा ही नहीं। अब फ्लक्स में चेंजेस क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, एरिया यूनिफॉर्म है, एटलीस्ट एंगल भी कैसा है? यूनिफॉर्म है। अगर सब चीज यूनिफॉर्म है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी? जीरो। लेकिन ये हर टाइम जीरो नहीं होगी, ये सिर्फ तब तक जीरो होगी जब तक ये एरिया इस रीजन के अंदर होगा। उसके बाद तो जैसे ही इस मैग्नेटिक फील्ड को ये क्रॉस करेगा तो ये एरिया हर टाइम पे अपने इस रीजन को क्या करते जाएगी? चेंज करते जाएगी। हर टाइम पे इसको ओवरटेक करते हुए बाहर निकलेगी और जैसे-जैसे इसको बाहर निकलना स्टार्ट होगा तो यहाँ पे अंदर से जैसे-जैसे ये इसको कैसे बाहर निकलते जाएगी तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड, इस एरिया के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होती चली जाएगी। या इस मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर एरिया का अमाउंट कैसे होते जाएगा? कम होते जाएगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ तो होगा। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगा? इसका सपोर्ट कर रहा होगा क्योंकि एक की वैल्यू बढ़ रही होगी और एक की वैल्यू घट रही होगी। वो ठीक है, वो अपना एक सेकेंडरी फॉर्म मैग्नीट्यूड पूछा तो हमें उससे कोई तकलीफ है ही नहीं। लेकिन अगर मैं देखूं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू जीरो कब तक होगी? जब तक ये इस रीजन के अंदर होगा। ये रेड पोर्शंस के अंदर जब तक होगा ये तब तक मेरे पास जीरो ही होगा। इसको कितना टाइम लगेगा? अगर कोई ऑब्जेक्ट 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है तो 1 मीटर की डिस्टेंस कवर करने में उसे कितना टाइम लगेगा? 1 सेकंड ऑफ लगेगा। ये टाइम की वैल्यूएशन जब तक लेस देन ऑफ 1 बट ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑफ 0 होगा तब तक इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू यहाँ 0 होगी। लेकिन जैसे ये रीजन क्रॉस करेगा किसे? अगर मैं ये कहा कि ये रीजन क्रॉस कर गया किसे? अपने एंडिंग पॉइंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को, जिसे मैं पॉइंट ऑफ एम और इसे कौन सा कह रहा हूँ? एन कह रहा हूँ। अब इस रीजन में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है और ये बी हो गया और ये कौन सा हो गया? सी हो गया। तो आप एक चीज ये देखो कि इस पूरे के पूरे ऑफ ट्रायंगल को क्रॉस करने में इसे कितना टाइम लगेगा? अगर 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है तो 4 मीटर और ये 1 मीटर है तो मतलब टोटल 5 मीटर। मतलब टाइम की वैल्यू कितना? 5 सेकंड से पहले और 5 सेकंड जस्ट इक्वल तक में मेरे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। बट ये वैल्यू स्टार्ट कहाँ से होगी? 1 से स्टार्ट होगी। कहाँ से स्टार्ट होगी? 1 से स्टार्ट होगी। कंफर्म या नहीं है? तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू t j इक्वल टू 1 से स्टार्ट होकर t j इक्वल टू 5 तक रहेगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उसके बीच के किसी टाइम ड्यूरेशन पे मेरे पास यहाँ पे कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा इसकी वैल्यू तो हमें फाइंड करना पड़ेगा। क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू, मैं अगर मैग्नीट्यूड के फॉर्मेट में देखना चाहूँ, थीटा तो या तो एंटी पैरेलल हो गया है, मेरे पास पैरेलल होगा। ये कितना हो जाएगा? डी फाई बाई ऑफ डी टी हो जाएगा, जहां से इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डी बाई ऑफ डी टी
और ये बी डॉट ऑफ कौन सा हुआ, ए हुआ। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कांस्टेंट है तो चेंजिंग ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू कैसा हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। अब एरिया के लिए मेरे पास इसकी एरिया हर टाइम पे चेंजेस हो रही है, क्योंकि हर टाइम पे आउटसाइड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की लेंथ चेंज हो रही है। कितनी हो रही होगी हर टाइम पे, आप देखो डिस्टेंस की वैल्यू अगर आप फाइंड करो, ये जो रीजन है ब्लू ऑफ में मैं जिसको दिखा रहा हूँ, यही रीजन तो आउटसाइड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी वैल्यू x है, जो कि कितना होगा मेरे पास, वेलोसिटी इनटू टाइम होगा। टाइम की वैल्यूएशन ऑफ कितनी है इसके, इसको क्रॉस करने में कितना टाइम ऑफ लग रहा होगा। जैसे मान के चलो यहाँ तक तो ये मेरे पास 1 सेकंड बिता दिया, जब स्टार्ट होगा इसके लिए तो t इक्वल टू 0 ही तो इनिशियल टाइम होगा इसके लिए। बट ये टाइम t इक्वल टू 0 से नहीं होगा। आप देखो इसको यहाँ से यहाँ तक क्रॉस करने में 4 सेकंड लग रहा होगा, तो जब तक वो यहाँ पर अगर मान के चलो यहाँ पहुंचा होगा तो 1 सेकंड कवर हो चुका होगा। तो यहाँ जो टाइम होगा वो t माइनस ऑफ 1 से स्टार्ट होगा। अब देखो अगर मैं ये बोलूं कि इसे पूरे क्रॉस करने में कितना टाइम लगा, यहाँ पर जब ये था तो ये कितना सेकंड, 1 सेकंड हुआ, और जब यहाँ पे पहुंचा तो ये 5th सेकंड हुआ। तो वहां पे अगर देखोगे तो 5th माइनस ऑफ 1 करोगे तो 4 ही तो आएगा हमेशा। t माइनस ऑफ 1 जो टाइम हुआ है उसमें से 1 सेकंड ऑफ आप क्या कर दोगे, सबट्रैक्ट कर दोगे, तो वही तो इसकी ट्रेवलिंग ऑफ लेंथ हो गई। ठीक, तो x की वैल्यू b इंटू टी माइनस ऑफ कितना हो गया, 1। ठीक, अब ये चीज तो हो गई। अब मुझे एरिया कौन से रीजन की चाहिए, ट्रेंगल के अंदर। मतलब मैं अगर देखूं तो ट्रेंगल ऑफ कौन सा, बी सी ए की वैल्यू सिमिलर होगी ट्रेंगल ऑफ एम एन इंटू ऑफ ए के इक्वल होगी। ठीक, अब देखो अगर मैं यहाँ से एक लाइन ऑफ ऐसे ड्रॉ की, ये BC है, अब ये मेरे पास P है और ये कौन सा मेरे पास Q है। तो यहाँ पर से मुझे कैसे दिखेगा कि मेरे पास एरिया निकालना है इस रीजन का, मुझे कौन सा एरिया का निकालना है, इस पोर्शंस का ऑफ मुझे एरिया निकालना है। ये देखने में मुझे ट्रिपेजम दिखता है, तो ट्रिपेजम की एरिया जो होगी वो कैसे होती है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो BC की तो वैल्यू आपके पास है बट MN की वैल्यू तो नहीं है। तो MN की वैल्यू आपको कैसे मिलेगी, तो MN की वैल्यूएशंस के लिए आप कैसे करोगे, सबसे पहले वो फॉर्मेट में ये ट्रायंगल ऑफ आप कंसीडर करो। तो अगर BCA से मैं पहले अब दूसरे ट्रायंगल को मैं कंसीडर करता हूँ, सिमिलर ट्रायंगल है तो उसका हाफ पोर्शन भी तो सिमिलर ट्रायंगल ही होगा। BQA की वैल्यू अप्रोक्सीमेशन इक्वल होगी ट्रायंगल ऑफ कौन सा, MPA, जहां पर से किसकी वैल्यू, BQ की वैल्यू का रेशियो BQ अपॉन ऑफ MP का जो रेशियो है, BQ अपॉन MP का जो रेशियो है वो किसके इक्वल होगा, QA अपॉन ऑफ PA के रेशियो के इक्वल होगा। तो BQ की जो वैल्यू हो कितनी है, 3 है, और MP की जो वैल्यू है ये अभी अपने को मालूम नहीं। ठीक है, ये MP हुआ, और QA की जो वैल्यू है वो आपके पास 4 है, और मेरे पास PA की वैल्यू जो है ये मेरे पास कितना है, X है, जहां पर से MP की जो वैल्यू आ गई वो कितनी हो गई, 3x बाय 4 हो गई। ठीक, तो जहां पर से मैं इंड्यूस्ड ऑफ ईएमएफ में B हो गया और dy ऑफ dt हो गया, एरिया को मैं कैसा सम ऑफ एरिया कैसा कह सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना हो जाएगा, हाफ इनटू ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड में ऑफ एक मेरे पास कौन सा हो गया, BC, तो BC की वैल्यू ऑफ 6 हो गया, प्लस ऑफ मेरे पास कौन सा, MN, तो MN की वैल्यू ऑफ कितना हो गया मेरे पास, 6x बाय ऑफ 4, जिससे मैं 3 बाय ऑफ कितना लिख सकता हूँ, 2 इनटू ऑफ मेरे पास ये हाइट भी तो होगी या नहीं होगी, ये हाइट ऑफ कितनी होगी, अगर मेरे पास एक पूरा ऑफ 4 था तो 4 माइनस ऑफ कितना हो जाएगा मेरे पास, यहाँ से मल्टीप्लीकेशन में 4 माइनस ऑफ x का भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन। इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो वैल्यू होगी वो b dy ऑफ dt, और अगले स्टेप में 1/2 और 6 प्लस ऑफ 3x बाई ऑफ कितना हो जाएगा, 2, और मल्टीप्लीकेशन विथ 4 माइनस ऑफ x हो जाएगा। ठीक, अब अगर मैं इसको सिंपली ऑफ मल्टीप्लाई कर दिया तो e इज इक्वल टू b dy ऑफ dt, और ये 1/2 कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, ये कितना हो गया, 6 4 जा 24, माइनस ऑफ कितना हो गया, 6x,
और ये मेरे पास कितना हो गया, 2 अब कैंसिल हो गया तो मेरे पास प्लस ऑफ ये भी कितना हो जाएगा, अगर मैं इसे देखूं तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 2 ऑफ 6x, तो ये भी हो जाएगा। और ये मेरे पास प्लस और ये कौन सा हुआ, माइनस 6, सॉरी माइनस, ये कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर बाई ओ 2। तो नेक्स्ट स्टेप में ये टर्म्स ऑफ कैंसिल, तो e इज इक्वल टू b बाई ओ 2, और ये कितना हुआ, dy ऑफ dt, और ये कितना हो गया, 24 माइनस ऑफ 3x स्क्वायर बाई ऑफ 2 हो गया। तो जो इंड्यूस्ड ऑफ ईएमएफ की वैल्यू है ये b बाई ऑफ 2 हो गया, और जब मैं इसे डिफरेंशिएट करूं तो ये कांस्टेंट हो गया। तो ये माइनस ऑफ कितना हो गया मेरे पास, अगर इसका डिफरेंशिएशन देखा जाए तो ये 3 बाई ऑफ 2 बाहर रहेगा कॉमन ऑफ, मेरे पास ये dy ऑफ dt और ये x स्क्वायर हो, इसका डिफरेंशिएशन ऑफ कितना हो जाएगा, ये 3 माइनस 3 बाई 4, और अगर मैं इसको डिफरेंशिएट किया तो 2x, और ये dx बाई ऑफ कितना हो जाएगा, dt, जो कि वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगा। तो e इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3b बाई ऑफ 4 इंटू 2x, और dx बाई dt ऑफ किसके इक्वल हो गया, वेलोसिटी के इक्वल। e इज इक्वल टू -3, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ऑफ 1 टेस्ला गिवन है, और मेरे पास इंटू ऑफ अपॉन 4 इंटू 2, और x की वैल्यूएशन ऑफ कितनी है मुझे यही चीज बतानी है, तो वेलोसिटी इनटू टाइम माइनस ऑफ 1, तो ये मेरे पास x हुआ, और वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो 1 मीटर पर सेकेंड है, तो ये कैंसिल आउट हुआ, तो ये 3 हुआ, तो e की वैल्यू ऑफ माइनस ऑफ 3 बाई 2, और मेरे पास x की जो वैल्यूएशन है वो भी कितनी हो जाएगी, v की वैल्यू अगर मैं 1 पुट किया तो ये t माइनस ऑफ 1 हो जाएगा, कंफर्म। तो e की जो वैल्यू हो जाएगी वो मेरे पास कितनी हो जाएगी अगर मैं इसमें डायरेक्टली वो वैल्यू पुट किया तो मेरे पास 3/2 t माइनस ऑफ 1 हो जाएगी, ठीक है। तो देखो अब यहाँ तक हुआ, ओ सॉरी ये तो मेरे फोटो के नीचे आ गई, ठीक है। मैं एक फाइनल ऑफ आंसर इधर आप सॉल्व करके लिख सकते हो, आप यहाँ तक भी लिखोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इस पोर्शन तक भी आप लिखोगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो मैं इसको दूसरे साइड लेके चलता हूँ, आप देख लो एक बार ये वैल्यूएशन ऑफ कितनी हो जाएगी, अगर मैं यहाँ पर से देखूं तो e इज इक्वल टू ऑफ मेरे पास कितना हो जाएगा, e इज इक्वल टू 3/2 b इंटू ऑफ कौन सा था, x, और ये कौन सा था, v था, इस तरह से कुछ था, ठीक है। हाँ इसी तरह से, ठीक है। अब देखो ये मैग्नीट्यूड की बात करें तो हम उस सब की डायरेक्शन की कोई बात नहीं कर रहे हैं। अब देखो अगर मैं यहाँ पर देखूं 3/2 b, x की वैल्यू कितना v इंटू टी माइनस ऑफ 1 इंटू v हुआ, ये 3/2 इंटू बी इंटू वी स्क्वायर, और ये t माइनस ऑफ 1 हो गया, बस वैल्यू पुट करना है ना। मुझे ये भी मालूम है कि b की वैल्यू 1 है और v की वैल्यू 1 है, और ये t माइनस ऑफ 1 हो गया, तो ये मेरे पास कितना हो गया 3/2 इंटू टी माइनस ऑफ 1, ठीक। अब अगर मैं देखूं तो मुझे इंड्यूस्ड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू टाइम के रिस्पेक्ट में देखनी है। तो अब देखो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड तक तो कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ था ही नहीं, लेकिन अब अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ये एक्चुअल में 3/2 इंटू टी माइनस ऑफ कौन सा है, 3/2 है, इस तरह से है ये कर्व। मतलब मेरे पास ये कर्व लगभग लगभग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 3/2 के फॉर्मेट से, और मेरे पास एक ऐसा पीछे साइड y एक्सिस को यहाँ कहीं से कट करते हुए ऐसे चल रहा होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ को, और इस फॉर्मेट में ये आगे बढ़ रहा होगा, ठीक। लेकिन ये हर टाइम पे नहीं है, t की वैल्यू आपको सिर्फ कहाँ तक, जब तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के अंदर तक है तब तक सिर्फ t इज इक्वल टू 5 तक। तो आपके पास जो इसकी e की जो मैक्सिमम वैल्यू जाएगी वो कितनी हो जाएगी 3/2 इंटू टी की वैल्यू आप कितना पुट कर सकते हो, सिर्फ 5, ये 5 माइनस ऑफ 3/2 हो गया, मतलब वो कितना हो गया, ये 15/2 माइनस ऑफ 3/2, मतलब ये कितना हो गया 15 माइनस ऑफ 3 कितना हो जाएगा आपके पास 12, 12/2 मतलब वो कितना हो गया 6 वोल्ट के आसपास हो गया। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यूएशन जाएगी वो कितने वोल्ट की जाएगी, 6 वोल्ट की। ये ई की कौन सी वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू। उसके बाद पूरा इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस साइड भी 0 हो जाएगी, ठीक है। ये t इज इक्वल टू कौन से सेकंड में, 5 सेकंड में, इस तरह से वैल्यूएशन हो जाएगी। अब ग्राफ की वैल्यू की अगर बात किया, मैग्नीट्यूड आपको देखना है तो उसके हिसाब से आप देख सकते हो, ठीक है। चल
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो जैसे हम लोग इस सेकेंड क्वेश्चन पे देखें तो इसमें क्या बोल रहा है हमें, द करेंट आई in an induction coil vary with time t according to the graph shown, ठीक। in figure which of the following graphs show the induced EMF in the coil with time, ठीक है। देखिए अब अगर मेरे पास कैसा इंडक्शन कॉइल के अंदर करंट ऑफ वेरी कर रहा है तो मेरे पास ये पूछे कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू किस में होगी। एक आप सिंपल सी भाषा में समझने की आप कोशिश करिए कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो वैल्यू होती है वो किस बात पर डिपेंड करती है, चेंजिंग ऑफ फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और फ्लक्स किस में चेंजेस होना स्टार्ट होता है, ये माइनस सिंबल होता है। और फ्लक्स जो होता है वो मेरे पास कैसा, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया इनटू कॉस थीटा पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे करंट में से ना एरिया चेंज हो सकता ना कॉस थीटा चेंजेस हो सकता, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंजेस होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस हो सकता है, ठीक है। अगर मैग्नेटिक फील्ड में वो चेंजेस हो सकता है तो यहाँ पर से अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मुझे ये समझ में आया कि जब तक करंट जीरो होगा तब तक फ्लक्स में कोई भी चेंजेस होगा नहीं, और फ्लक्स में चेंजेस नहीं होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू ऑफ कितनी होगी, जीरो होगी। तो मेरे पास इस रीजन में ई की वैल्यू ऑफ जीरो होगी, तो ई की वैल्यू जीरो इस रीजन पे पहले में तो नहीं दिख रहा, बाकी सभी में दिख रहा, ठीक। दूसरे स्टेप में अब यहाँ से यहाँ तक मेरे पास करंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है और उसका रेट कैसा है, यूनिफॉर्म। अगर करंट ऑफ की डिक्रीजिंग का रेट है तो मेरे पास माइनस ऑफ होगा। अगर आप देखो तो यहाँ पर से डी फाइव बाई ऑफ डी टी, मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज हो रही होगी तो डी फाइव बाई डी टी का जो रेट होगा वो निगेटिव होगा। तो इंड्यूस्ड ऑफ ईएमएफ का जो वैल्यूएशन होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव होगा तो मेरे पास पॉजिटिव सिर्फ और सिर्फ इस रीजन पे दिख रहा है, यहां से लेके यहां तक, ठीक। अब उसके नेक्स्ट ऑफ रीजन के बाद ये जस्ट ऑफ ऊपर आ गया, तो मतलब अगर मेरे पास यहाँ पर देखूं तो प्लस की वैल्यू ऑफ मेरे पास कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ना स्टार्ट हो रही तो प्लस ऑफ मेरे पास इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। तो जो इंड्यूस्ड ऑफ ईएमएफ होगा वो कैसा हो जाएगा, मेरे पास निगेटिव हो जाएगा। तो ये ऑप्शन रहेगा यहाँ, ठीक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सेकंड का सी करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, a rectangular loop is being pulled at constant speed v through a region of certain thickness d in which uniform magnetic field b is set up, ठीक। the graph between the position x of the right hand edge of the loop and the induced EMF e will be कितना होगा ये बताना है मुझे, सिंपल, ठीक है। तो अगर इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यूएशन की बात कर रहा है तो मेरे पास देखो जैसे ये इसको है तो एक पर्टिकुलर ऑफ एक वेलोसिटी के साथ ये निकाल के यहाँ से ले जा, तो सबसे फर्स्ट ऑफ इंस्टेंट पे धीरे धीरे मेरे पास इसमें प्लस की वैल्यू बढ़ना स्टार्ट होगी, क्योंकि b इंटू ऑफ ए में अगर आप देखो तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज हो रही होगी ना धीरे धीरे इस एरिया के अंदर। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इंड्यूस्ड हो रही होगी तो मेरे पास जो चेंजिंग ऑफ प्लस विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो पॉजिटिव हो रहा होगा। तो जो इंड्यूस्ड ऑफ ईएमएफ होगा वो मेरे पास निगेटिव होगा, क्योंकि ये तो वैल्यू ऑफ माइनस ऑफ डी फाइव बाई ऑफ कितना होता है, dt होता है। वो भी कांस्टेंट ऑफ रेट से, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का रेट ऑफ पॉजिटिव होगा। तो ऑप्शन दो ही मुझे दिख रहे हैं, कौन सा, या तो एक ऑप्शन ए, लेकिन एक ऑप्शन बी, सी और डी में से अगर मैं इसमें कहूं तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो कि मेरे पास पहले इंस्टेंट में निगेटिव, और जैसे ये बाहर जाना स्टार्ट करेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इसका सपोर्ट करना चाहेगा, मतलब वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा और वो कैसा कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। तो ये ऑप्शन नंबर ऑफ सिर्फ कौन सा मेरे पास, बी है, ठीक है। क्योंकि मुझे ये नहीं बोला ना कि इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक की विड्थ क्या हो सकता है, ये डी ही हो। तो यहाँ पर एक बार टाइम पे आया होगा और जस्ट अगले इंस्टेंट पे इसकी थिकनेस चेंज हो गई हो, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमें क्या बोल रहा है, ए फ्लेक्सिबल वायर बेंड इन द फॉर्म ऑफ सर्कल इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड perpendicular to the plane of the coil. The radius of the coil change as shown in figure, ठीक है। मतलब मेरे पास कैसा एक फ्लेक्सिबल बेंड वायर है जो कि एक मेरे पास कैसा रेडियस के एक रिंग के फॉर्मेट में ऐसा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए गए, ठीक है।
और उसकी जो रेडियस है वो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर रही है, मेरे पास वेरी कर रही है। अगर रेडियस ऑफ वेरी कर रही है तो मुझे ये बताना है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यूएशन ऑफ किस तरह से होगी। ठीक, तो देखो सबसे पहले तो प्लस की वैल्यू होगी मेरे पास बी डॉट ऑफ कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी। चेंजिंग ऑफ प्लस की बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एरिया, ये मेरे पास डी बाई ऑफ डी टी हो जाएगा। ठीक, अब अगर मैं ये चीज कहूँ तो मेरे पास यहीं पर से ये चीज देखने को मिलेगा कि मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड तो यूनिफॉर्म था, और मेरे पास अगर लूप की ऑफ एरिया है तो मैं इसे पाई इंटू ऑफ आर स्क्वायर लिख सकता हूँ, जहां से बी इंटू ऑफ पाई, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास, अगर मैं इसे डिफरेंशिएट किया तो 2r डॉट ऑफ डी आर बाई ऑफ कितना हो जाएगा, डी टी। यही मेरे पास चेंजिंग ऑफ प्लस ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम की बात हो रही है। ठीक, यहाँ तक। अब अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास फर्स्ट ऑफ इंस्टेंट में मेरे पास ये कैसा है, कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है मेरे पास, तो मेरे पास यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट है, तो ये डी आर बाई ऑफ डी टी कांस्टेंट होगा, तो चेंजिंग ऑफ प्लस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ मेरे पास कितना हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। और अगर ये कांस्टेंट हो गया, मेरे पास प्लस की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, एरिया कांस्टेंट है, तो डी आर की वैल्यू मेरे पास टाइम के रिस्पेक्ट में जीरो हो जाएगी। और जैसे ही फ्लक्स जीरो होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो होगा। मतलब मेरे पास ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। मतलब अब यहाँ से यहाँ तक टी सेकेंड तक के लिए जो भी 1 सेकेंड या 2 सेकेंड है, यहाँ तक के लिए जीरो इसमें भी है और इस पे भी। ठीक, अब इस पे कैसा है कि लीनियरली इंक्रीज करना स्टार्ट कर रहा है। अब रेडियस जैसे जैसे इंक्रीज होना स्टार्ट होगी, तो मेरे पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो कितना हो जाएगा, डी फाइव आई ऑफ कितना होता है हमारे पास, डी टी होता है। ठीक, अब अगर मैं ये कहूँ तो मेरे पास यहाँ पर इसकी इंक्रीजिंग ऑफ रेट होगा। तो अगर मैं ये कह रहा हूँ तो मेरे पास ये निगेटिव ऑफ सिंबल के साथ है, तो मेरे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही हो, तो यहाँ पर से मैं इंड्यूस्ड ऑफ ईएमएफ की जो वैल्यूएशन की बात करूंगा, तो वो भी तो मेरे पास वेरी करेगा, क्योंकि मेरे पास प्लस की वैल्यू की वेरिएशन के कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ में भी वेरिएशन हो रहा होगा। लेकिन अब समझने की ये बात है कि ग्राफ किस तरह से बनेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मुझे ग्राफ की वैल्यूएशन ऑफ किस तरह से होगी। तो आप देखो रेट ऑफ चेंज के साथ साथ आप एक चीज और देख सकते हो कि ये चीज अगर मैं इंड्यूस्ड ईएमएफ से कंपेयर करूं, तो मुझे प्लस के लिए तो सिर्फ और बी इंटू ऑफ ए चाहिए, बट इंड्यूस्ड ऑफ ईएमएफ के लिए ये आर के भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं है। और आर के अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ना स्टार्ट करेगी तो ये भी बढ़ना स्टार्ट करेगा, ये रेट ऑफ बढ़ेगा और फिर से ये कांस्टेंट हो गया तो ये जीरो हो जाएगा। जिस हिसाब से मेरे पास रेडियस बढ़ रही होगी उसी हिसाब से इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू भी चेंज हो रही होगी। ये ऑप्शन नहीं। ठीक है, ऑप्शन सिर्फ कौन सा हो जाएगा, फोर्थ का बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, इस सर्कुलर कॉइल, ठीक, एंड ए बार मैग्नेट प्लेस्ड नियरली आर मेड टू मूव इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इस तरह से कुछ हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन है। द कॉइल कवर ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन 0.5 सेकेंड। मतलब मेरे पास इसका जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, मेरे पास कवर ए डिस्टेंस 1 मीटर की जो है, तो इसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी। तो 1 मीटर को 0.5 सेकंड में कवर कर ले रहा है, एंड मैग्नेट का जो डिस्टेंस है वो मेरे पास 2 मीटर कवर कर रहा है 1 सेकंड में। तो देखिए आपको सिर्फ क्वेश्चन से हेल्प कर रहा है कि मतलब आप थोड़ा कंफ्यूजन में रहे। द इंड्यूस्ड, क्या बोल रहा है, द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस इन द कॉइल, तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी। तो एक्चुअल में ये बोल रहा है कि ये 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है और ये भी 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। आप देखो डिस्टेंस अपॉन ऑफ टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दोनों की वेलोसिटी अगर सेम है तो रिलेटिवली दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे हैं, रेस्ट पे। तो अगर रिलेटिवली ऑफ रेस्ट पे तो मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंजेस नहीं, क्रॉस सेक्शन एरिया में कोई चेंजेस नहीं, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। तो फिफ्थ का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो कौन सा हो जाएगा, मेरे पास ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमें क्या बोल रहा है कि स्क्वायर कॉइल ए बी सी डी lying in xy plane with the center at origin, a long straight wire passing through the origin, ठीक, carry a current I is equal to 2t in negative z direction, the induced current in the coil। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक ए बी सी डी करके ऐसा मेरे पास कैसा है
स्क्वायर है, एक उसके सेंटर से करंट फ्लो कर रहा है जो कि निगेटिव जेड एक्सिस की डायरेक्शन पे है, तो मुझे ये बताना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए आपको ये मालूम है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मेरे पास बी वेक्टर या तो पैरेलल होना चाहिए तो एंटी पैरेलल ऑफ होना चाहिए, ऐसा कंडीशन होता है। ये छोड़ो ना, प्लस की वैल्यू आप कितना लिखते हो, बी डॉट ऑफ ए डॉट ऑफ कॉस थीटा। अब बस थीटा की वैल्यू आप क्या नहीं चाहते हो कि 90 डिग्री में हो। तो आप ये देखो इसके लूप की ऑफ एरिया या तो इधर होगी या तो इधर होगी, जो भी करंट की ऑफ डायरेक्शन, लेकिन अगर ऐसा दिखा रहे तो मेरे पास यही डायरेक्शन होगी, ऐसा लूप की डायरेक्शन होगी, एरिया अंदर साइड। बट आप देखो मैग्नेटिक फील्ड हर बार अगर करंट कैरिंग ऐसा है तो हर पॉइंट पे आप देखो ऐसे टेंजेंट ऑफ बनाते हुए जाओ तो हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास एक बार इधर हो सकती है, इधर हो सकती है, इधर हो सकती है और इधर हो सकती है, और एरिया की डायरेक्शन अंदर साइड होगी, ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा, तो प्लस की वैल्यू 0, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो 6 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि हमारे पास कौन सा है देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक कंडक्टिंग लूप हैविंग ए कैपेसिटर इज मूविंग आउटवर्ड फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड, देन व्हिच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर विल बी पॉजिटिव। ये क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है कि मेरे पास एक कंडक्टिंग लूप है जो मेरे पास कैसा मूव कर रहा है आउटवर्ड में मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड से, व्हिच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर विल बी पॉजिटिव, कौन सा प्लेट पॉजिटिव होगा, मुझे सिर्फ ये बताना है कि इसमें कितना ऑफ मेरे पास होगा। तो देखो पहली ऑफ इंपॉर्टेंट चीज कि मेरे पास ये धीरे धीरे इससे बाहर जा रहा है, तो अगर आपका मन कर रहा है कि फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल लगा के हम देख सकते हैं तो देख लो ना आप। देखो इस डायरेक्शन पे आपका मैग्नेटिक फील्ड है, कंडक्टर की मोशन की डायरेक्शन है, तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का कौन सा पोटेंशियल है, हायर पोटेंशियल। ठीक है, अब अगर हायर पोटेंशियल है तो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कि एक कंडक्टिंग लूप है जिसका कैपेसिटर ऑफ है is moving outward from the magnetic field, से वो कैसा आउटवर्ड मूव कर रहा है, then which plate of the capacitor will be positive, ऐसा पूछ रहा है। तो देखो जब ये इससे अंदर रहा होगा तब तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू 0 रहेगी, ठीक। लेकिन इसके एरिया के अंदर धीरे धीरे मेरे पास एक्चुअल में हो क्या रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूएशन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस क्रॉस सेक्शन एरिया के अंदर धीरे धीरे क्या होते जा रही है, कम होते जा रही है। जो इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, वो क्या करेगा, इसके चेंजेस का अपोज करेगा, वो ये ट्राई करेगा कि वैल्यू बाहर ना जा रही हो, तो क्या करेगा इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को क्या करना चाहेगा, इंक्रीज करना चाहेगा। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को इंक्रीज करना चाहेगा तो जिस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड है राइट हैंड थंब रूल से उसी डायरेक्शन में वो करंट जनरेट करना चाहेगा। तो अगर ऐसा हो आप देखो तो ये पोटेंशियल ऑफ मेरे पास ऐसा ही दिखेगा, ये क्लॉकवाइज। तो अगर क्लॉकवाइज दिख रहा है तो मतलब ये हायर पोटेंशियल और ये कौन सा पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल की तरह बिहेव करेगा और इस तरह से करंट इंड्यूस करेगा। तो ये लोड की तरह अगर होगा तो ये पॉजिटिव और ये कौन सा होगा, निगेटिव। तो ए प्लेट ऑफ पॉजिटिव और बी प्लेट ऑफ मेरे पास कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो सेवेंथ का जो ऑप्शन करेक्ट होगा ये कौन सा होगा, ए हो जाएगा। और अगर आपको फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का भी यूज है तो आप ये देख सकते हो कि ये डायरेक्शन ऑफ मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड, ये डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर और ये डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ का हायर पोटेंशियल, एकदम ये ऊपर वाला हायर ऑफ पोटेंशियल्स को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये मेरे पास सेवेंथ का जो करेक्ट होगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, a small coil is introduced between the pole of an electromagnet so that its axis coincide with the magnetic field directions. The number of turns is small n and the cross section area of the coil is A. When the coil turns through 180 degree about its diameter, the charge flowing through the coil is Q. The total resistance of the circuit is capital R. What is the magnitude of the magnetic inductance? तो क्वेश्चंस पे ऐसा एक सिंपल सा फॉर्मेट पूछने की कोशिश कर रहा है कि मेरे पास एक स्मॉल कॉइल है जिसमें इंट्रोड्यूस ऑफ कितना किया गया है, बिटवीन द पोल्स ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट के पोल के बीच में इंट्रोड्यूस किया गया है
और उसकी जो एक्सिस है वो कोइंसाइड करती है किससे, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन से। मतलब जो भी एक्सिस है उसकी, मतलब एक मेरे पास एरिया की डायरेक्शन से जो बात की जाए, एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वो एक दूसरे की कोइंसाइड करती है। मतलब मेरे पास ये नहीं है कि ऐसा मैं मान लिया कि मेरे पास ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ऐसा नहीं है कि मेरे पास वो रोटेट ही ना कर पाए। रोटेशंस के लिए एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए कि मेरे पास ए वेक्टर की डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पे हो रही हो। तो the number of turns in n and the cross section area of the coil is a. When the coil turns through the 180 degree, अब coil को कितना रोटेट कर दिया गया, 180 degree about the its diameter, the charge flow through the coil is q है। उसमें जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो q है। तो the total resistance of the circuit is capital R. What is the magnitude of the magnetic inductance? तो B की वैल्यू बताना है। तो हमें मालूम होता है कि जो चार्ज की वैल्यू होती है वो एक्चुअल में कितना होता है, n इंटू कौन सा होता है हमारे पास, फाइव अपॉन कौन सा आर। ये मेरे मतलब मैं इसको ऐसा थोड़ा और चेंज करता हूँ। जो चार्ज की वैल्यूएशन होती है वो एक्चुअल में नंबर ऑफ टर्न्स इनटू चेंजिंग ऑफ फ्लक्स अपॉन कितना होता है मेरे पास यहाँ पर से, रेजिस्टेंस, और ये माइनस ऑफ सिंबल। ये जो Q की वैल्यू होगी यहाँ पर माइनस ऑफ n, और फाई के लिए मेरे पास कौन सा हो जाएगा, फाई फाइनल, और कौन सा माइनस ऑफ फाई इनिशियल अपॉन ऑफ r, जहां से Q इज इक्वल टू माइनस ऑफ n। फाई फाइनल की वैल्यू कितना हुआ, b डॉट ऑफ a डॉट ऑफ cos थीटा फाइनल माइनस ऑफ b डॉट ऑफ a डॉट ऑफ cos थीटा इनिशियल अपॉन ऑफ कौन सा हो गया, ये r हो गया, जहां से q इज इक्वल टू माइनस ऑफ n b डॉट ऑफ a अपॉन ऑफ r, और cos फाइव फाइनल की वैल्यू 180 डिग्री, cos 180 की जो वैल्यू होती है वो माइनस ऑफ 1 हो जाएगी। और कहां से, मेरे पास 0 डिग्री से कोइंसाइड कर रहा है, मतलब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी, ये माइनस ऑफ 1 हो जाएगा। तो b की जो वैल्यू हो जाएगी q इज इक्वल टू n डॉट ऑफ b डॉट ऑफ a अपॉन ऑफ r, और माइनस माइनस ऑफ प्लस हो जाएगा ये 2। तो जहां से b की जो वैल्यू आएगी वो q इंटू ऑफ r अपॉन ऑफ 2n अपॉन ऑफ 2n इंटू ऑफ कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। तो मेरे पास q इंटू ऑफ कितना हो जाएगा, r अपॉन ऑफ 2na, जो कि ऑप्शन नंबर 8 का कौन सा हो जाएगा, d हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि 100 ton of insulated copper wire are wrapped around an iron cylinder of area 1 into 10 the power of minus 3 meter square and are connected to a resistor. The total resistance in this circuit is 10 ohm. तो total resistance हमारे पास सर्किट का कितना है, 10 ohm है। If the longitudinal magnetic induction in the iron change from 1 Weber per meter square in one direction to 1 Weber meter per square in opposite direction, हाउ मच चार्ज फ्लो थ्रू द सर्किट। तो सर्किट से कितना चार्ज फ्लो होगा, मतलब 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर एक डायरेक्शन में और एक जस्ट उसके कैसा हो जाना है, अपोजिट हो जाना है। तो चार्ज की वैल्यू अभी आप देखे हो कि नंबर ऑफ टर्न्स इनटू चेंजिंग ऑफ प्लस अपॉन ऑफ r, और वो भी माइनस, जहां से q इज इक्वल टू माइनस ऑफ n, और ये फाइव फाइनल मतलब कितना, b डॉट ऑफ a डॉट ऑफ कौन सा, cos थीटा फाइनल माइनस, मतलब वो कितने डिग्री में, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाना, मतलब 180 डिग्री वो बात कर रहा है। अभी जस्ट आप जो पीछे वैल्यू की हो बस उसी चीज को वापस से चाह रहा है, और ये cos ऑफ कितना हुआ, 0, और ये रेजिस्टेंस ऑफ r हुआ। तो q इज इक्वल टू माइनस ऑफ n डॉट ऑफ b डॉट ऑफ a अपॉन ऑफ r, और ये इनटू ऑफ -2 हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। तो चार्ज की वैल्यू, नंबर ऑफ टर्न्स मेरे पास कितना है, मेरे पास 100 ऑफ टर्न्स है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितना है मेरे पास, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर इनटू ऑफ एरिया की वैल्यू 1 into 10 the power of -3 इनटू ऑफ 2, और रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है क्वेश्चंस के हिसाब से वो मेरे पास पूरे वायर की 10 है, तो ये कैंसिल आउट हुआ। तो Q इज इक्वल टू 2 into 10 the power of -2 कूलम ऑफ चार्जेस है,
जो कि 9th का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कौन सा, ए नंबर। ठीक है, चल फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, बस देखते ही चलते हैं, ऐसे छोटी छोटी चीजें बस हो गए। ठीक, चल फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम कैसे चलते हैं कि हमारे पास क्या बोल रहा है, सम मैग्नेटिक फ्लक्स is changed from a coil of resistance कितना ओम है, 10 ohm, as a result an induced current is developed in it which vary with time as shown in figure. The magnitude of change in flux through the coil in Weber is, तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक कॉइल है जिसके मेरे पास फ्लक्स में चेंजेस होने के कारण उसमें चार्जेस ऑफ प्रोड्यूस हो गए, जिसमें से चार्जेस के कारण एक करंट फ्लो होने लगा, करंट और टाइम के बीच में एक ग्राफ दिया हुआ है, तो मुझे ये बताना वो फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी। तो आपको मालूम है कि चार्ज की जो वैल्यूएशन है या मेरे पास जो स्मॉल ऑफ अमाउंट का चार्जेस होगा वो कितना होता है हमारे पास, चेंजिंग ऑफ फ्लक्स अपॉन ऑफ आर। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा तो हम भी मैग्नीट्यूड की ही बात करेंगे, कहीं पर कुछ और बात करने नहीं जाएंगे। ठीक है, अब अगर मेरे पास यहाँ पे dq है तो मेरे पास ये चीज आपको मालूम है कि I, अगर मेरे पास ये कौन सा है, करंट और टाइम के बीच का कर्व है, तो आपको मालूम है कि Q इज इक्वल टू I क्रॉस ऑफ कौन सा होता है, मेरे पास T होता है। तो I क्रॉस ऑफ T होता है, तो मेरे पास अगर इसमें चार्ज की वैल्यू चाहिए तो एरिया ऑफ IT कर्व क्या गिवन कर देगा, चार्ज की वैल्यू गिवन कर देगा, Q इज इक्वल टू हाफ बेस की वैल्यू 0.1 इंटू हाइट की वैल्यू 4 हुआ, ये कैंसिल हुआ तो ये 2 हो गया, तो Q की वैल्यू 0.2 हो गया, यहाँ पर से 0.2 और रेजिस्टेंस की वैल्यू 10, तो चेंजिंग ऑफ फ्लक्स की वैल्यू ऑफ मेरे पास यहाँ से आ जाएगा, तो चेंजिंग ऑफ फ्लक्स की जो वैल्यू होगी डी फाई ऑफ एकदम स्मॉल हो गया तो ये डी डेल्टा फाई लिख दिए, जो कि कितना हो जाएगा, 2 वेबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 वेबर हो जाएगा, मतलब 10th का जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो ए करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमें क्या बोल रहा है कि द मैग्नेटिक फील्ड इन द सिलेंड्रिकल रीजन shown in figure increases at constant rate 20 मिली टेस्ला पर सेकेंड। ठीक है, तो B की जो वैल्यू है वो कितना मेंशन हो रहा है, 20 मिली टेस्ला पर सेकेंड। ईच साइड ऑफ स्क्वायर लूप ABCD हैज लेंथ ऑफ कितना है मेरे पास, 1 मीटर, सॉरी 1 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, और एक साइड का जो रेजिस्टेंस है वो 4 ओम है। फाइंड द करंट इन द वायर AB if the switch S is closed, अगर स्विच S क्लोज हो गया तो मुझे करंट की वैल्यूएशन ऑफ कितनी होगी, ये सिंपल सा बताना। ठीक है, तो देखो एक सबसे बेस्ट ऑफ एग्जांपल होता है कि I इज इक्वल टू E बाई ऑफ R हो जाएगा। ठीक, और अगर मैं ये देखूं तो मेरे पास यहाँ पर से I है, देखो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है सिलेंड्रिकल रीजन में और ऐसा गिवन है, इंक्रीजेस एट कांस्टेंट रेट 20 मिली टेस्ला के फॉर्मेट में इंक्रीज कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो इस लूप में जो करंट जनरेट होगा वो उसके इंक्रीजिंग रेट का क्या करेगा, अपोज करेगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण जो करंट जनरेट होगा वो उस पे मेरे पास जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण जो करंट होगा वो उस मैग्नेटिक फील्ड जिसके कारण वो जनरेट हो रहा है उसका क्या करेगा, अपोज करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड में इंक्रीजेस के कारण क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है, तो ये उसका क्या करेगा, अपोज करेगा। तो जो इस डायरेक्शन पे जन हो रहा था वो कैसा करेगा कि मेरे पास उसके अपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा, जिससे मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, आउटवर्ड हो जाएगी, और आउटवर्ड हो जाएगी इन द सेंस ऑफ ये ऐसा कहेगा कि मेरे पास इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही होगी वो कैसी हो रही होगी, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज के सिर्फ दो ऑप्शन है, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, बी और डी ऑलरेडी कैंसिल है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो वैल्यूएशन होगी, बस मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए कि ए और सी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो 1 बाई ऑफ आर तो हो गई, अब मैं डायरेक्शन ले लिया तो मैं सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लूंगा, जहां पर से डी बाई ऑफ डी टी प्लस की वैल्यू बी डॉट ऑफ ए हो जाएगा, तो जहां से 1 बाई ऑफ आर, और मेरे पास यहाँ से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मेरे पास कैसा है, वेरी कर रहा है, बस एरिया कांस्टेंट है, तो ये डीवी बाई ऑफ कौन सा हो गया, dt हो गया। ठीक, और ये R की वैल्यू कितना है मेरे पास, यहाँ पर से रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ मेंशन है ना, फोर साइड ऑफ लेंथ है ना वायर का 16 सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू ऑलवेज भी कैसी होगी, सेम होगी, तो हर एक लूप में वैल्यूएशन ऑफ कैसा आते जाएगा,
सेम आते जाएगा। तो टोटल जो करंट होगा तो वो 1/ऑफ कितना हो जाएगा 16, और एरिया की वैल्यूएशन हर साइड से 1 सेंटीमीटर है, तो 1 इंटू ऑफ 1 करोगे आप इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर मतलब 10⁻⁻4, और dV/dt के लिए आप कितना लिखोगे 20 मिली टेस्ला। ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन ऑफ गिवन है, मिली के लिए 10⁻³ हो गया। जहां पर से आपको यहाँ पर के लिए I की जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी मेरे पास 20/16 इंटू 10⁻⁻7। तो अगले ऑफ स्टेप में हम कह सकते हैं इसे 5 4 जा, और ये कौन सा हो गया 4 4 जा, तो I इज इक्वल टू 1 पॉइंट ऑफ लगभग लगभग कितना 2.5 इंटू 10⁻⁻7 एम्पियर, जो कि मेरे पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा 11th का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और कौन सा ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा सी ऑप्शन। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हम पहले ही निकल लिए कि करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी, तो एंटी क्लॉकवाइज में दो ऑप्शंस ऑलरेडी एलिमिनेटेड थे, तो अब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया कि कौन से ऑफ वाले में होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा ए करेक्ट होगा, 11th का जो ऑप्शन करेक्ट हो वो ए होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है इन द ग्राफ वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद टाइम t applied perpendicular to the plane of the ring is shown। ठीक है, तो मेरे पास एक ग्राफ का वेरिएशन ऑफ गिवन है मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड के साथ, जिसका टाइम ऑफ अप्लाइड किया है मेरे पास परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ के, और मुझे ये बताना है कि t इज इक्वल टू 2 सेकेंड एंड करंट फ्लोइंग इन रिंग इज इक्वल टू 0। नहीं, अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस दिख रहा है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस है तो फ्लक्स में चेंजेस होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ में चेंजेस होगा, तो ऑप्शन नंबर 12 ए का एक रॉन्ग है। दूसरा क्या बोल रहा है करंट विल चेंज इट्स डायरेक्शन 2 टाइम्स इन द इंटरवल t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 8 सेकंड। तो देखो पूरे ऑफ रीजन पे मैग्नेटिक फील्ड दो बार चेंजेस हो रहा है, ठीक है, तो मेरे पास ये ऐसा है तो एक टाइम ऑफ ये ऐसा चला हुआ होगा, तो अब यहाँ पर से सिर्फ एक ही बार तो चेंज हुआ, पहले ऐसा चल ही आ रहा था, एक बार चेंज किया अपनी डायरेक्शन को, तो बी तो नहीं होगा, 2 टाइम्स नहीं होगा। करंट विल चेंज इट्स डायरेक्शन ओनली वंस इन द अबव इंटरवल, ये करेक्ट हो जाएगा। तो 12th का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी हो जाएगा। फ्लक्स इन रिंग इज सेम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 4। नहीं, मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस हो रहा है ना, तो फ्लक्स में भी तो चेंजेस हो ही रहा होगा, तो 12 का सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट है, और वो भी ऑप्शन नंबर कौन सा सी करेक्ट। ठीक है, चल फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब यहां से मल्टीपल करेक्ट ऑफ का है, ठीक है, तो जैसे इस क्वेश्चन पे हमें क्या बोल रहा है कि एक कंडक्टिंग लूप रोटेट विथ ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी अबाउट इट्स एक्सिस diameter in a uniform magnetic field whose direction is perpendicular to that fixed diameter। क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है कि मेरे पास कैसा है एक कंडक्टिंग लूप है जो रोटेट कर रहा है कौन सी वेलोसिटी से कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, इस तरह से रोटेट कर रहा है, ठीक, अबाउट इट्स फिक्स्ड डायमीटर के रिस्पेक्ट में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हुज डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द फिक्स्ड डायमीटर। इस फिक्स्ड डायमीटर के कैसा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मेरे पास इसका मैग्नेटिक फील्ड है। क्या बोल रहा है द ईएमएफ विल बी मैक्सिमम एट द मोमेंट व्हेन फ्लक्स इज 0। तो क्वेश्चंस पे आपको ये बोल रहा है कि मेरे पास जो ईएमएफ की वैल्यू है वो मेरे पास मैक्सिमम कब होगी जब मेरे पास फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी। तो इंड्यूस्ड ऑफ ईएमएफ की वैल्यू अगर आपको जानना हो तो देखो सबसे पहले आप कितना लिखोगे, आपको अगर यहाँ पर से मैं मैग्नीट्यूड की बस बात करता चलूं तो आप प्लस लिखते हो बी डॉट ऑफ ए डॉट ऑफ कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा ओमेगा इंटू टी हो जाएगा। ये रोटेशन हो रहा है ऐसा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, अगर मान चलो ये अपने डायमीटर के क्रॉस में ऐसा हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पे ऐसा, तो हर पॉइंट इंस्टेंट पे मेरे पास एरिया का डायरेक्शन चेंज होगा, अब ये ऐसा फिर ये हर इंस्टेंट पे, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू जो होगी तो वो डी फाई बाई ऑफ कितना हो जाएगा dt हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू माइनस ऑफ कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम लोग, हर बार किसकी बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ तो E मेरे पास ये कितना हो जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू यहाँ से b
डॉट ऑफ ए और कॉस का इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा, ये साइन, और ये हो जाएगा ओमेगा इंटू ऑफ टी और ओमेगा ऑफ कांस्टेंट। ये मेरे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू। अब क्वेश्चन में क्या बोला, द ईएमएफ विल बी मैक्सिमम एट द मोमेंट व्हेन फ्लक्स इज जीरो। तो अगर फ्लक्स की वैल्यू जीरो हो रही है, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास ओमेगा इंटू टी की जो वैल्यू पाई बाई टू हो रही है, तब मेरे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ एक्चुअल में मैक्सिमम हो रहा है। कैसा हो रहा है, मेरे पास ई की वैल्यू कितनी हो रही है, मेरे पास मैक्सिमम हो रही है, क्योंकि आप देखो ओमेगा टी की वैल्यू आप जीरो, कॉस और जीरो की वैल्यू सॉरी कॉस पाई बाई टू की वैल्यू अब जीरो हो जाएगा। तो पाई जीरो हो गया तो प्लस जीरो, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो ऑप्शन ए कैसा हो जाएगा, करेक्ट। दूसरे ऑप्शन में क्या बोल रहा है, द ईएमएफ विल बी जीरो एट द मोमेंट व्हेन फ्लक्स इज मैक्सिमम। ठीक है, जब ओमेगा टी की वैल्यू अब जीरो हो जाएगी तो मेरे पास साइन जीरो की वैल्यू अब जीरो हो गया। तो 13 का ऑप्शन बी भी करेक्ट हो गया। थर्ड ऑप्शन क्या हो रहा है, द ईएमएफ विल बी मैक्सिमम एट द मोमेंट व्हेन प्लेन ऑफ द लूप इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मेरे पास जो ईएमएफ है वो कैसा होगा, मैक्सिमम कब होगा, उस मोमेंट पे होगा जब प्लेन ऑफ द लूप इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब प्लेन ऑफ जो लूप है, मतलब ये लूप जो है ये कैसा मेरे पास कैसा हो जाए, द ईएमएफ विल बी मैक्सिमम एट द मोमेंट व्हेन प्लेन ऑफ द लूप इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैं ये कहूं कि ये प्लेन है और इसी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड हो जाए, मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे पास एरिया तो इस प्लेन की इस डायरेक्शन बट मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, दोनों के बीच का एंगल ही तो मेरे पास ओमेगा टी रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको थीटा कहते हैं। तो अगर ये 90 डिग्री पे है तो ये कैसे मैक्सिमम होगा, क्योंकि 90 डिग्री पे मेरे पास ईएमएफ विल बी मैक्सिमम एट द मोमेंट व्हेन प्लेन ऑफ द लूप इज पैरेलल टू द, कैसा बोल रहा है मेरे पास, मैग्नेटिक फील्ड बोल रहा है, ऐसे ही बोल रहा है ना। देख लो एक बार आप लोग देख लो एक बार, आप थर्ड के लिए एक बार देख लो, फिर इसके बाद डिसाइड करते हैं इसको। तो आप सोचो ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा या नहीं होगा, ये एक्चुअल में करेक्ट है। देखो इस क्वेश्चन पे बोल रहा है कि ईएमएफ ऑफ कैसा, ईएमएफ मैक्सिमम कब होगा, उस टाइम पे होगा क्या कि जिस टाइम पे लूप जो है वो पैरेलल हो जाए मैग्नेटिक फील्ड के, मतलब एरिया वेक्टर इधर और मैग्नेटिक फील्ड इधर। तो मेरे पास दोनों के बीच का एंगल पाई बाई टू है, उसी टाइम पे तो आप देख रहे हो कि फ्लक्स की वैल्यू ऑफ मिनिमम हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ऑफ मैक्सिमम हो गया। तो ऑप्शन नंबर ऑफ सी भी कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट ऑफ ऑप्शन बोल रहा है द फेज डिफरेंस बिटवीन द फ्लक्स एंड द ईएमएफ इज पाई बाई टू। तो एकदम करेक्ट बोल रहा है, क्योंकि इसमें कॉस और इसमें साइन है। अगर मैं इसको कन्वर्ट किया प्लस को तो मैं लिखूंगा बी डॉट ऑफ ए डॉट ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस ऑफ पाई बाई टू लिखूंगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा करेक्ट है, 13 का चारों ऑप्शन करेक्ट है। फिर उसके बाद 14 पे चलते हम लोग। तो 14 पे क्या बोल रहा है, प्लेन रेक्टेंगुलर लूप इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन लूप ड्यू टू द फील्ड इज ei, whose maximum value is EIM. The loop was pulled out of the magnetic field at variable velocity. Assume that B vector is uniform and constant. EI is a plot against time t shown in graph. Which of the following are in correct statement? इन सभी में कौन सा स्टेटमेंट ऑफ करेक्ट है, ये चीज मुझे देखना है। EM is the independent of rate of removal of coil from the field। नहीं, इसके ऑफ मेरे पास कैसा ऑफ फ्री है, फ्री नहीं है ना, क्योंकि मेरे पास हो सकता है वेरिएबल ऑफ के कारण मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मेरे पास कैसा रेट ऑफ रिमूवल ऑफ फ्रॉम कॉइल, जिस स्पीड से आप निकाल रहे हो उसी हिसाब से इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यूएशन होगी। क्या बोल रहा था, लूप just the total charge that passes through any point of the loop in the process of complete removal of the loop does not depends on velocity of removal। तो देखो एक्चुअल में मेरे पास एक किस बात पे डिपेंड कर रहा है कि टोटल चार्ज कितना होगा, वो मेरे पास दैट पासेस थ्रू एनी पॉइंट ऑफ द लूप इन द प्रोसेस of the complete removal of the loop does not depends on the velocity of
रिमूवल पे डिपेंड्स नहीं करता है, ऐसा क्वेश्चन पे बोला है। और तीसरा क्या बोला, द टोटल एरिया अंडर द कर्व EINT इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेट ऑफ रिमूवल ऑफ कॉइल फ्रॉम द फील्ड। मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ मेरे पास जो है वो कैसा है, ये जो टोटल ई और टी की जो एरिया है वो इंडिपेंडेंट ऑफ रेट ऑफ रिमूवल ऑफ किससे मेरे पास, फ्रॉम दी फील्ड से। ये एक्चुअल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है ये रेट ऑफ रिमूवल से ज्यादा मेरे पास उसके चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और चेंजिंग ऑफ एरिया पे डिपेंड करता है। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा मेरे पास। और इसके बाद मेरे पास अगर देखा जाए या फिर आप ये चीज देख सकते हो कि मेरे पास एक्चुअल में ये प्लस के फाइनल माइनस ऑफ कौन सा, इनिशियल। और अगर आप इस चीज को देखते हो तो और थोड़ा सा मैं चेंजेस कर देता हूं कि मेरे पास ये एक्चुअल में डिपेंड किससे करता है, ई इज इक्वल टू डी फाई बाई ऑफ डी टी, जहां से ये मेरे पास डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट ऑफ डी टी हो जाएगा और इंटीग्रेट हो जाएगा तो फाई फाइनल माइनस ऑफ फाई इनिशियल और ई डॉट ऑफ डी टी। मतलब मेरे पास कैसा, ये चेंजिंग फ्लक्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये इसकी एरिया ऑफ मेरे पास किस पे इंडिपेंडेंट है, किसके रेट पे, ये सिर्फ और सिर्फ प्लस के चेंजेस पे डिपेंड करेगा। द एरिया अंडर द कर्व इज डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ रिमूवल ऑफ द कॉइल। नहीं, द टोटल एरिया अंडर ऑफ द कर्व इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेट ऑफ रिमूवल ऑफ द कॉइल फ्रॉम द फील्ड, एकदम बिल्कुल सही। और बी ऑप्शंस क्या है मेरे पास, द टोटल चार्ज दैट passes through any point of the loop is the process of complete removal of the loop does not depends on velocity of removal पे। तो velocity of removal पे नहीं, ये किस बात पे डिपेंड करता है आपको मालूम है, चार्ज इज इक्वल टू चेंजिंग ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू रेजिस्टेंस। और ये भी कौन सा सिंबल, नेगेटिव सिंबल। तो ऑप्शन नंबर ऑफ बी और सी पे डिपेंड करता है, इसमें वेलोसिटी के टर्म का कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। तो 14 के दो ऑप्शन करेक्ट होंगे, बी और सी हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। चल, ये क्वेश्चन तो मुझे लग रहा है कि आप किए हुए हो एक बार, देखते हैं क्या बोल रहा है कि ए ट्रायंगल लूप एज शोन इन फिगर इज स्टार्टेड इट बीइंग पुल्ड आउट एट t is equal to 0, ठीक, from a uniform magnetic field with a constant velocity v, the total resistance of the loop is constant and equal to capital R. Then the variation of power produced in the loop with time will be। तो मेरे पास जो पावर है वो किस बात पे डिपेंड करेगा, सिंपल सा ये क्वेश्चंस पे पूछ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं कहाँ कहाँ पे डिपेंड करता है। मेरे पास ये बोल रहा है पावर प्रोड्यूस इन द लूप इंक्रीजेस linearly with the time till whose loop comes out, power produced in the loop increases parabolic till whole loop comes out, current in the loop increases linearly with of time। ऐसा करके क्वेश्चंस पे मेंशन कर रहा था। ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, बस मैं इसको आपको दिखाते हुए चलता हूँ कि देखिए एक लूप है मेरे पास इस तरह से, इसमें मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस होने के कारण, तो अब अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ये एंडिंग ऑफ पॉइंट हुए तो ये मेरे पास m हो गया और ये n हो गया। इसको हम किस वेलोसिटी से, v यूनिफॉर्म वेलोसिटी से लेके चल रहे हैं, ये b हो गया और ये c हो गया और ये a हो गया। आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो जो कि जस्ट ऑफ इस लाइन पे परपेंडिकुलर, पहला ही क्वेश्चन था ये, ठीक। सबसे फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन यही था, 6 मीटर है तो ये मेरे पास यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा। ये कितना हो गया मेरे पास, 5 मीटर हो गया। तो मेरे पास ये कितना मीटर हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर हो जाएगा। कौन सा मीटर हो जाएगा, ये 4 मीटर हो गया। तो मैं इसे ऐसे पकड़ के खींच रहा हूँ। तो अब मुझे ये बताना है एक सिंपल से फॉर्मेट में कि ये पावर की वैल्यूएशंस पे कितना डिपेंड करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो देखो अगर मुझे इसकी पावर जानना है तो पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू कितना होगा आर, और आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास एक्चुअल में ई स्क्वायर बाय ओ, वी बाय आई की वैल्यू कितना लिखोगे आप, ई बाय ऑफ आर लिखोगे, तो ई स्क्वायर बाय ऑफ आर भी हो सकता है। तो अब सिर्फ आप इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू बता दो, ठीक है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू कितना होगा, चेंजिंग ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगा। तो मुझे बस यहाँ से किसी भी तरह से एरिया में चेंजेस की वैल्यू चाहिए। जैसे मैं अब थोड़ा फास्ट हो रहा हूँ क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ, सबसे फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन ही था बी सी और ये कौन सा हुआ मेरे पास एम और ये एन हुआ। तो यहाँ पर मेरे पास, वहां पर ये टाइम मुझे कुछ लेना था क्योंकि यहाँ पर कैसा था कि 1 मीटर की डिस्टेंस पर, लेकिन ये एकदम स्टार्टिंग पे। तो मेरे पास जो ये x की वैल्यू होगी, ये वेलोसिटी इनटू कितना हो जाएगा टाइम, और ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है मेरे पास टोटल 4 है।
ये मेरे पास ये रिमेनिंग ऑफ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 माइनस ऑफ कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 माइनस ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर से ये रिमेनिंग ऑफ जो डिस्टेंस हो जाएगी ये 4 माइनस ऑफ x हो जाएगी। तो मुझे सिर्फ ये हाइट बस चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये एरिया ऑफ कैसा देखने को मिलेगा, ट्रेपेजम मिलेगा। तो मैं इसे कैसा कहता हूँ कि ये मेरे पास P पॉइंट है और ये कौन सा पॉइंट है, Q पॉइंट है। तो अगर मैं ये देखूं कि ट्रायंगल ऑफ बी क्यू ए की जो वैल्यू सिमिलर ऑफ होगा ट्रायंगल ऑफ एम पी ए के इक्वल, तो यहाँ पर से हम कितना लिख सकते हैं इसको, बी क्यू अपॉन ऑफ कौन सा, एम पी का जो रेशियो होगा वो क्यू ए अपॉन ऑफ कितना हो जाएगा, ये पी ए हो जाएगा। ठीक है, बी क्यू की वैल्यू ऑफ 3 और एम पी की वैल्यू ऑफ मुझे फाइंड करना है, क्यू ए की वैल्यू ऑफ 4 और पी ए की जो वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो एम पी जो इक्वल टू कितना हुआ, 3x अपॉन 4 हो गया। तो एमपी की वैल्यू हमारे पास मिल गई। तो अगर अब मैं यहाँ से देखूं तो इंड्यूस्ड ऑफ ईएमएफ की वैल्यू, मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो डीए बाई ऑफ कितना हो जाएगा, डीटी। तो इंड्यूस्ड ऑफ ईएमएफ में इंड्यूस्ड ऑफ ईएमएफ में ये बी हो गया, डी बाई ऑफ कितना हो गया, डीटी। और एरिया की वैल्यू ऑफ कितना हुआ, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड कितना हो गया मेरे पास, इस साइड की लेंथ ऑफ कितना हो गया 6 प्लस हो, ये कितना हो गया मेरे पास, यहाँ से यहाँ तक ऑफ की वैल्यू एमपी की वैल्यू का 2 टाइम कर देना है। तो 6x बाई ऑफ 4 इंटू ऑफ कितना हो जाएगा, 4 माइनस ऑफ x। ठीक, तो जहां से E इज इक्वल टू बी डी बाई ऑफ डी टी, और ये कितना हुआ 1/2, और इसे मैं कितना 3 प्लस ऑफ 3x बाई ऑफ 2 इंटू 4 माइनस ऑफ 2 कहूँ तो E इज इक्वल टू कितना हुआ, b बाई ऑफ 2। नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं यहाँ पर से डी बाई ऑफ डी टी भी लिख रहा हूँ तो नेक्स्ट स्टेप से कितना हुआ, 4 3 जो कितना 12 प्लस हो कितना हो गया ये मेरे पास 3x, और ये कितना हो गया मेरे पास यहाँ पर से एकदम सही कर रहा हूँ ना, 4 3 जो 12 हो गया और ये कितना हो गया मेरे पास, ये 3x हो गया। ठीक है, अगले स्टेप में ये मेरे पास 3x हो गया। अब ये कितना हो गया, यहाँ पर से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, थ्री एक्स, और ये कितना हो गया प्लस हो। ठीक है, देखते हैं कितना तक ऑफेंस आ जाता है। मुझे लग रहा है मैं कहीं पर कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहा हूँ। यार ऐसा कोई मिस्टेक तो मैं कर नहीं रहा हूँ। ठीक है, चल तो करते हैं। ठीक है, 3x, अगले स्टेप में कितना हो गया 6x प्लस का, और नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास ये कितना हो गया, यहाँ पर से इसको मल्टीप्लाई ऑफ किया तो मेरे पास कितना हो गया माइनस में 3x स्क्वायर बाई ऑफ 2। ठीक, तो जहां से E इज इक्वल टू बी बाई ऑफ 2 हुआ और मैं इसे डिफरेंशिएट ऑफ करना स्टार्ट किया, ये वैल्यूएशन मेरे पास कुछ तो गड़बड़ आ रही है। एक बार आप चेक करो, फिर मैं भी चेक करता हूँ थोड़ा सा। देखो ये गड़बड़ हो रही थी, ये 6 है और मैं इसको 3 लिख दिया। और दूसरी चीज, जब ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये कितना हो गया, ये 24 हो गया। ठीक है, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का 6x हो जाएगा, और जब ये इससे मल्टीप्लाई हुआ +6 और ये मेरे पास इतना हुआ। ठीक, ये टर्म्स ऑफ ये माइनस के होने के कारण ये कैंसिल आउट हो गया। तो E इज इक्वल टू बी बाई 2 डी बाई ऑफ डी टी। नेक्स्ट स्टेप में 24 माइनस ऑफ 3x स्क्वायर बाई ऑफ 2 हुआ। तो इंड्यूस्ड ऑफ ईएमएफ की जो वैल्यूएशन होगी एक्चुअल में वो कितनी हुई मेरे पास, b बाई ऑफ 2 और ये माइनस ऑफ 6x बाई ऑफ कितना हो गया, 2 हो गया। तो अगर ये 6x बाई ऑफ 2 हो गया, अभी भी ये मेरे पास पूरा डिफरेंशिएट नहीं हुआ, dx बाई ऑफ कितना होगा, dt भी तो होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखो तो E इज इक्वल टू, ये इससे कैंसिल आउट हुआ तो ये 3 हुआ माइनस ऑफ 3b अपॉन ऑफ 2, और x की वैल्यू कितना है मेरे पास, वेलोसिटी इनटू टाइम, और ये भी कितना हो गया मेरे पास, वेलोसिटी हो गया। अब देखो तो अगर ये चीज हुआ तो मेरे पास यहाँ पर से ये वैल्यूएशन ऑफ आई
इसकी वैल्यू आ गई इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू। ठीक है, चलें आगे। ये 3/2 ही होगा ना कि 3/4 और तो नहीं हो रहा होगा, देख लो भाई क्योंकि कैलकुलेशंस का टाइम है बस। चल, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू इतनी ही होगी। ठीक, अब E की वैल्यू ऑफ मेरे पास कितना हो गया 3B इंटू V इंटू टी, तो मेरे पास इसको इंड्यूस्ड ऑफ ईएमएफ की वैल्यू एक फाइनल ऑफ टच कर देता हूं मैं, माइनस ऑफ 3/2 B इंटू वी स्क्वायर इंटू ऑफ कितना हुआ मेरे पास T हुआ। ठीक, तो जहां पर से मुझे ये पता चला कि मेरे पास जो पावर की वैल्यू होगी वो एक्चुअल में ई स्क्वायर बाई ऑफ कितना हो जाएगा आर हो जाएगा। तो ई की जो वैल्यू है वो 3/2 इंटू कितना v इंटू वी स्क्वायर b इंटू वी स्क्वायर इंटू टी के ऊपर होल स्क्वायर अपॉन ऑफ आर हुआ। तो जो पावर की वैल्यू होगी वो 9/4 बी स्क्वायर वी की पावर 4 इंटू टी दी पावर 2 अपॉन ऑफ आर होगा। अगर मैं यहाँ पर से देखा तो मुझे ये चीज समझ में आया कि पावर प्रोड्यूस इन द लूप इंक्रीजेस लीनियरली विद द टाइम। लीनियरली तो नहीं है पावर, अगर आप यहाँ पर देखो तो पावर टाइम के कैसा है, स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो नेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो नेक्स्ट ऑफ हमारे पास जो ऑप्शन मल्टीपल करेक्ट है, तो पहला ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। पावर प्रोड्यूस इन द लूप इंक्रीजेस पैराबोलिक टिल होल लूप्स कम ऑफ आउट, जब तक पूरा लूप बाहर नहीं आ जाएगा। ये बात तो एकदम से, जैसे आउट हो जाएगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू 0, तो पावर की वैल्यू 0। तो 15 का जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसमें मेरे पास p की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर है, मतलब कैसा है मेरे पास ये पैराबोलिक है। तो यहाँ पर से ये वैल्यूएशन ऑफ जो होगी 15 का ऑप्शन नंबर ऑफ बी करेक्ट होगा। फिर 16 है करंट इन द लूप इंक्रीजेस लीनियरली विद द टाइम टिल होल लूप्स ऑफ कम आउट। तो आई की जो वैल्यू होगी वो एक्चुअल में ई बाई ऑफ आर होगा। तो अगर यहाँ से देखें तो ये 3/2 इंटू बी इंटू वी स्क्वायर इंटू टी बाई ऑफ आर हुआ। तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है, तो थर्ड ऑफ ऑप्शन भी करेक्ट होगा। पावर प्रोड्यूस इन द लूप विल बी कांस्टेंट विद टाइम, नहीं कांस्टेंट नहीं, तो एक ही इसमें दो ही ऑप्शन करेक्ट होंगे 15 में। एक मेरे पास ऑप्शन नंबर बी और एक ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा करेक्ट हो गया, सी हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों कैसे होंगे समझ में आए होंगे। ठीक है, मैं इसकी पोजीशन ऑफ लगता है गड़बड़ कर दिए ना। ये ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई होगी। आप इसको स्लोली सॉल्व करो, आराम से वो आंसर आएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।